हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर कुछ ऐसे ही निस्वार्थ मानव सेवा करने वाले महान वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है जिनका नाम तक हम में से अधिकतर व्यक्ति नहीं जानते हैं। इन महान व्यक्तियों की महत्वता हमारे जीवन में भगवान से कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन बचाए हैं। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं उन्हीं में से एक लुई पाश्चर के बारे में। दोस्तों, बात है सन 1822 की, जब फ्रांस में चमड़े का व्यापार कर रहे एक निर्धन व्यापारी की बड़ी ही इच्छा थी कि अगर वह पढ़ लिख लेता तो किसी ऑफिस में बैठकर हुक्म चला रहा होता। वह सोचता था कि अगर वह पढ़ लिया होता तो सारा दिन मरे हुए जानवरों का बदबूदार चमड़ा नहीं निकालना पड़ता। तभी उसे खबर मिली कि उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है। तो वह व्यापारी बहुत खुश हुआ और फूले नहीं समाया, और उसने सोचा कि वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएगा। जब वह बच्चा 5 साल का हुआ तो पिता ने निर्धन होने के बाद भी उसका दाखिला अच्छे स्कूल में कराया, लेकिन उसका बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर था। सब उसे मंदबुद्धि बुलाते थे। वैसे लुई बचपन में ही बहुत मेहनती थे। वो पढ़ाई लिखाई के बाद अपने पिता का काम में भी हाथ बटाया करते थे। अचानक एक घटना घटी जहाँ वो लोग रहा करते थे। उनके गांव के पास ही एक जंगल था। वहाँ से एक पागल भेड़िया आ गया। उसने एक ही दिन में गांव के एक एक करके 8 लोगों को काट लिया। लोग कुछ ही दिनों में रेबीज का शिकार हो गए और भेड़ियों की तरह हरकत करने लगे। पानी को देखकर डरने लगे और उनमें से कुछ लोगों की मौत हो गई। उनकी मौत बहुत ही दर्दनाक थी। वो तड़प तड़प कर की मौत हो गई। बालक लुई ने उनका तड़पना देखा और वो उनकी मदद करना चाहते थे, पर उनकी मदद तो एक बालक तो क्या, दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता था, क्योंकि रेबीज की यानी हाइड्रोफोबिया का कोई इलाज नहीं था। वो पूरी तरह से लाइलाज बीमारी थी। गांव वालों को तो ये आदत थी कि अक्सर कोई ना कोई पागल भेड़िया आकर उनको काट ही लेता था या कुत्ता काट लेता था, लेकिन बालक लुई ने ये सब पहली बार देखा था। से वो अपने पिता से बार बार पूछा करते थे कि उन लोगों को ठीक क्यों नहीं किया जा सका, उन्हें कोई दवाई देकर उनका इलाज क्यों नहीं किया गया। तो उनके पिता ने गुस्से में आकर उनसे कहा कि तू खुद क्यों नहीं ढूंढ लेता इसका इलाज, जाकर पढ़ाई लिखाई कर और खुद इस बीमारी की दवा बना और लोगों का इलाज कर। तब बालक लुई ने सोचा कि अगर पढ़ाई लिखाई से इस चीज़ का इलाज हो सकता है तो मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा और इन लोगों को ऐसे नहीं मरने दूंगा। ये सोचकर लुई ने खूब पढ़ाई लिखाई की और अपनी शिक्षा पूरी की। इससे इनके पिता बहुत प्रसन्न हुए। लुई स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए पेरिस गए। इसके लिए इनके पिता को बहुत बड़ा कर्ज भी लेना पड़ा था। ने रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की पढ़ाई की और सन 1842 में वो एक विश्वविद्यालय में बतौर प्राध्यापक पढ़ाने लगे। इसके बाद उन्होंने खुद पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा और इस दौरान उन्होंने जीव विज्ञान को समझना आरंभ किया। उस समय कुछ शराब के व्यापारी लुई के पास आए और अपनी शराब के खट्टा होने की बात कही। वो कहने लगे कि उनकी शराब जल्दी ही खराब हो जाती है। तब लुई ने अपनी खोज में पाया कि उसमें छोटे छोटे कीड़े हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखना असंभव था। उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता था। इसी तरह लुई ने पाया कि हर खाने पीने की वस्तुओं में कीड़े पाए जाते हैं, जिससे कि खाने पीने की चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं। लुई ने इन जीवों को जीवाणु का नाम दिया। इससे पहले जीव विज्ञान में जीवाणु जैसे किसी भी जीव का कोई वर्णन नहीं था। फिर लुई ने इन पर प्रयोग किया और उन्होंने पाया कि ये कीड़े ज़्यादा तापमान सहन नहीं कर सकते और जल्दी ही मर जाते हैं। उन्होंने दूध को 75 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया और ठंडा किया और पाया कि अब दूध जल्दी खराब नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर के सारे जीवाणु मारे गए। दूध को गर्म करके ठंडा करने की इस तकनीक को ही आज लुई पाश्चर के नाम से जाना जाता है और इसे पाश्चराइजेशन तकनीक कहा जाता है। फिर लुई ने सोचा कि जब ये सभी कीड़े खाने पीने की सभी चीज़ों पर पाए जाते हैं तो ये मानव शरीर पर भी पाए जाते होंगे, और हो ना हो इन्हीं कीड़ों की वजह से हम बीमार पड़ते हैं और यही जीवाणु रेबीज के लिए भी जिम्मेदार होंगे। अगर मैं रेबीज के जीवाणुओं की पहचान कर लूँ तो इन्हें ख़त्म करके मानव समाज की इस घातक बीमारी से रक्षा कर सकता हूँ। बस इसके बाद ही लुई
साहब को जहाँ भी पागल कुत्ता या भेड़िया देखे जाने की खबर मिलती, वो दिन रात की परवाह किए बगैर बतौर उस जानवर को पकड़ने पहुंच जाते, फिर चाहे वो जानवर उन्हें ही रेबीज का शिकार क्यों ना बना दे। वो हर हाल में अपनी जान जोखिम में डालकर पागल जानवरों को पकड़ते और उसके खून की जांच करते। मानवता की भलाई के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी पागल कुत्तों की धरपकड़ को ही समर्पित कर दी थी। उनकी पत्नी भी उनसे नाराज रहने लगी थी। एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने रेबीज के वायरस की पहचान कर ली। उन्होंने पाया कि पागल कुत्ते व भेड़िए के शरीर के अलावा उनकी लार में भी रेबीज का वायरस रहता है, और जब रेबीज वाला कुत्ता किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति या किसी जानवर को काटता है तो यह वायरस उनकी लार के जरिए दूसरे व्यक्ति में चला जाता है और उसे भी रेबीज से संक्रमित कर देता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि शरीर के अंदर पहुंच चुके वायरस को नष्ट कैसे किया जाए, क्योंकि दूध की तरह मानव शरीर को तो उबाला नहीं जा सकता। पास्टर साहब का यह मानना था कि मानव शरीर में सभी रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, पर वो ये नहीं जान पा रहे थे कि मानव का इम्यून सिस्टम रेबीज के वायरस से क्यों हार जाता है। तभी अचानक उनके एक दोस्त का फ़ोन आया और उन्होंने अपने भेड़ों में हो रहे हैजा जैसे रोग के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि एक एक करके सारे भेड़ें मारी जा रही हैं। फिर पास्टर साहब वहाँ पहुँचे। उन्होंने एक मरी हुई भेड़ का सैंपल लिया। तब उन्होंने ये पाया कि कुछ जीवाणु या विषाणु ऐसे होते हैं जो कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम को चकमा दे देते हैं। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उस जीवाणु को हरा तो सकती है, किंतु वो छुपकर अपने कार्य को अंजाम देता है। तब उन्होंने सोचा कि अगर इस वायरस की रोग प्रतिरोधक क्षमता से पहचान कराई जाए तो निश्चित ही वो उसको हरा दे। कई दिन तक परेशान रहने के बाद लुई पास्चर साहब ने मरी हुई भेड़ों के खून से बीमार करने वाले जीवाणुओं का सैंपल निकाला और उसे एक खास रबड़ों में डालकर उसे निष्क्रिय कर दिया। फिर उन्होंने उसको स्वस्थ भेड़ों में इंजेक्ट किया। तब उन्होंने पाया कि बीमारी तो उन भेड़ों को भी हुई, किंतु वो बीमारी उनका कुछ नुकसान नहीं कर पाई, और जिन भेड़ों को इंजेक्शन नहीं लगा था वो एक एक करके सारी भेड़ें मारी गईं। तो दोस्तों, हुआ ये कि जब उन भेड़ों के अंदर निष्क्रिय वायरस को डाला गया तो निष्क्रिय होने की वजह से वो वायरस उनको कोई हानि नहीं कर पाया, और उन वायरस को खुद को छिपाना भी नहीं आया। तब इम्यून सिस्टम ने उनका एंटीडोट तैयार कर लिया, और जब उन भेड़ों को वायरस हुआ तो उनके इम्यून सिस्टम में निष्क्रिय और सक्रिय दोनों तरह के वायरस को नष्ट कर दिया। इनकी ये खोज विज्ञान जगत में बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत साबित हुई, और इनकी इसी खोज को आधार मानकर अनेकों प्राणघातक बीमारियों का इलाज किया गया। अपने इन्हीं प्रयोग से उत्साहित होकर इन्होंने अपने बचपन के सपने पर कार्य करना आरंभ किया, और इन्होंने रेबीज का निष्क्रिय वायरस एक कुत्ते में इंजेक्ट किया, और कुछ समय बाद रेबीज का सक्रिय वायरस कुत्ते में इंजेक्ट किया। नतीजे हैरान करने वाले थे। कुत्ता बिल्कुल स्वस्थ रहा और उसे रेबीज भी नहीं हुआ। अब बात सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि ये टीका मनुष्य पर भी उतना कारगर होगा या नहीं। इसी पर अनुसंधान कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक महिला रोते हुए आई और बोली कि उसके बच्चे को 2 दिन पहले पागल कुत्ते ने काटा है, आप उसे दवाई लगा दो। लुई पास्चर के लिए सबसे बड़ा धर्म संकट था कि वो उस बच्चे को टीका लगाएं या नहीं लगाएं, क्योंकि अभी तक इंसानों पर उसका प्रयोग होना बाकी था। इंसानों पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा क्या पता। फिर उस महिला के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने सोचा कि अगर मैं टीका नहीं लगाऊंगा तब भी यह बच्चा मर ही जाएगा। तब उन्होंने उस बच्चे को 21 दिन तक थोड़े थोड़े डोज करके इंजेक्शन लगाया, और उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ और वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। लुई पास्चर की इस खोज ने मेडिकल की दुनिया में क्रांति ला दी और दुनिया के एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया। तो रेबीज मानव इतिहास की सबसे प्राचीन बीमारी है। इसका उल्लेख प्राचीन काल की चित्रकारी में भी किया गया है। जब 1885 में इस अति प्राचीन रेबीज के टीके की खोज की गई थी तब दुनिया की जनसंख्या 150 करोड़ थी, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से करीब 1 करोड़ लोग हर साल कुत्ते, भेड़िए, गीदड़ों और चमगादड़ों का शिकार हुआ करते थे। ये तमाम जानवर रेबीज के जनक हैं, और आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
लुई द्वारा की गई खोज रेबीज के टीके ने अब तक कितने लोगों की जान बचाई होगी। दोस्तों, रेबीज हो जाने पर उसका इलाज तो नहीं हो पाता, लेकिन पागल जानवर के काटे जाने के 3 दिन के अंदर अगर टीकाकरण प्रारंभ कर दिया जाए तो 99% मौकों पर रेबीज नहीं हो पाता। दोस्तों, अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी ये खोज पूरी मानव दुनिया के लिए वरदान है या नहीं। सन 1895 में 73 साल की उम्र में इनकी हृदय गति रुकने से इनकी मृत्यु हो गई और ये महान वैज्ञानिक दुनिया को अलविदा कह गया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।